राजस्थान की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है। बहुत कुछ बदल गया है। तमाम तरह के नए नए नेताओं के आने के बाद, उनके राजनीति करने के तरीकों के बाद अब सब कुछ बदल गया है। पहले भी जाट समाज से नेता आए थे और अब के जाट नेता जिस तरीके से जाट राजनीति को बिल्कुल स्वार्थी बना चुके हैं, बदल चुके हैं, किस तरीके से ये और आगे ले जाई जाएगी, इस मामले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के तमाम बड़े जाट नेताओं की जो एक दूसरे से दुश्मनी मोल ली जा रही है और उसके बाद किस तरीके से जाट राजनीति बदल रही है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हम पहले के जाट नेताओं को देखें और अब के जाट नेताओं को देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके राजनीति करने के तरीकों में। पहले भी मिर्धा परिवार था, मिर्धा परिवार से नाथुराम मिर्धा रहे हैं, मदेरणा रहे हैं, और इनमें जंग तो थी राजनीतिक, लेकिन एक एथिक्स होते हैं, वो नैतिकता के मारे वो कभी एक दूसरे के खिलाफ इस कदर जो निचले स्तर तक पहुंच गई है आज की राजनीति, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वहीं अब हम देखें दूसरे जो अभी हाल ही के राजनेता हैं, फिर चाहे से आप गोविंद सिंह डोटासरा को ले लीजिए, या फिर हो हनुमान बेनीवाल, या फिर हो दिव्या मदेरणा, और भी बड़े तमाम नेता, इनका जो राजनीति करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। और इसको देखकर साफ साफ लगता है कि अब स्वार्थ की राजनीति हर हर लेवल पर नंबर बना चुकी है। आपकी क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि जितनी भी कोशिशें जाट एकता की होती है, वो दरअसल एकता बनाने के लिए कम, अपना पॉलिटिकल हित साधने के लिए ज्यादा होती है। आप शुरुआत से देखेंगे, चाहे राजा राम मील के बड़े समागम हो जो जाट एकता करवाने के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन उसमें बेनीवाल को बुलाया नहीं जाता। यहां से ये सारी चीजें शुरू हुई और जाटों में एकता बनाने के लिए किए जा रहे कार्यक्रम जाटों के बीच में बिखराव करने का एक बड़ा कारण बने। और उसके बाद ये बिखराव इस कदर बढ़ता रहा कि आज हालत ये है, जाट जाट एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं, और इतनी बुरी तरह से जानी दुश्मन हो चुके हैं कि वो अपने बयानों में आग उगलते हुए ही नजर आ रहे हैं। फिर चाहे आप बात हनुमान बेनीवाल की करो, वो दिव्या मदेरणा के लिए किस शैली में बात करते हैं, ज्योति मिर्धा को आप पहले भी देख चुके हैं, वो हनुमान बेनीवाल के लिए किस शैली में बात करती है। आप देख चुके हैं कि किस तरीके से हाल में सतीश पूनिया के लिए हनुमान बेनीवाल बात कर रहे हैं, या फिर रेवत राम डांगा के लिए ऐसी बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर जो है वो खोते जा रहे हैं, और समझने वाली बात यह है कि इसका असर पड़ता है सीधा सीधा जनता पर। जनता जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शोषित हो रही है लगातार इस तरह की गिरावट से जो राजनीति में हो रही है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असर जो पड़ रहा है, समझना पड़ेगा, वो जाट समाज पे पड़ रहा है। सबसे ज्यादा वोटर होने के बावजूद, सबसे बड़ा समाज होने के बावजूद, वो इस राजनीतिक रंजिश के चलते राजनीति में अपनी बड़ी जगह नहीं बना पाया। अब जब बड़ी जगह नहीं बना पाया तो बड़े काम भी नहीं करवा पाया। आप इस बात को समझिए कि एक वक्त पर जाट नाराज हो जाते हैं कि बीजेपी ने उनके प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहकर जो सतीश पूनिया थे उनको वहां से हटा दिया, फिर खुश हो जाते हैं कि भाई हरियाणा के चुनाव में वो सर्वे सरवा रहे। ये समझना पड़ेगा कि आपको स्थायी रूप से एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन अगर चाहिए तो वो एकता चाहिएगी, और वो एकता जनता को ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक रोटी सेकने वालों से कैसे बचकर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा डिफरेंस है आज के नेताओं में और पहले के नेताओं के खेप में। क्योंकि पहले के नेता भले ही देखिए आप अलग अलग पार्टी से होंगे, अलग अलग विचारधारा को फॉलो करेंगे, तो आपके विचार अलग अलग होंगे, कहीं ना कहीं आप आपस में भिड़ेंगे। लेकिन जब एक ऐसी कौम से आते हैं आप, जो आप सबसे बड़ा वोट बैंक होने के साथ साथ इतने उम्दा खिलाड़ी यहाँ से आते हैं, इतने बढ़िया राजनेता यहाँ से आते हैं, तब आप उस कौम के होने के नाते उसका सम्मान नहीं रख पाते हैं और उन्हें जो
हल्के शब्दों का प्रयोग करके जो निचले स्तर की राजनीति तक ले आते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे जो अब की खेप है जाट नेताओं की, इनकी राजनीति से सीखकर इनकी जो भविष्य पीढ़ी है वो भी इन्हें फॉलो करेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य है इसका? क्योंकि अभी भी ये सब एक दूसरे से जुबानी जंग से लेकर लड़ाई झगड़े देखिए, कर जब रहे हैं। अति होती है किसी चीज की, तब जाकर उस चीज का निवारण भी हो जाता है। अभी मुझे लगता है कि अति होने की दिशा में ये चीजें चल रही है। जब अति बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब कोई ऐसा पॉलिटिशियन भी आएगा जो बहुत ही शालीनता से लोगों के डेवलपमेंट पर काम करेगा। जिस तरह से हाल में रविंद्र सिंह भाटिया, सचिन पायलट को देखा जा रहा है, शालीन है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, ऐसे भी लोग राजनीति में हैं। जाट कौम को भी एक ऐसा ही शख्स चाहिए, जो कि ऐसा नहीं उनके पास नहीं था। हेमाराम चौधरी जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके से जनता के बीच में रहते हैं, जिस तरीके से उनके लिए काम करते हैं, साइलेंट वर्कर की तरह काम करते हैं, बिना पैसे के चुनाव लड़े तो भी जीत जाते हैं, ऐसे पुरोधाओं से सीखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जनता के लिए काम करने वालों से सीखा जा नहीं रहा, और कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने वाले हरीश चौधरी सरी के लोग आगे आ रहे हैं। दिव्या मदेरणा जो बहुत ही मुंहफट है और कहीं ना कहीं जनता के लिए अपने स्टैंड तो लेती है, लेकिन भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। वैसे ही हनुमान बेनीवाल ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही गोविंद सिंह डोटासरा भी कर रहे हैं। इन सबको मैं कहूंगा कि आज जो मौजूद हैं, जो हम बाड़मेर के पूर्व बाड़मेर की गुड़ामलाना सीट के हेमाराम चौधरी हैं, उनको आपको देखना चाहिए, उनसे आपको सीखना चाहिए कि शालीनता से भी बहुत कुछ हो सकता है, बिना ऐसी बदजुबानी किए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये भी जाट कौम के ही है और उनसे अति मोहब्बत करते हैं लोग। समझना पड़ेगा कि उन्होंने मना किया कि हम वो नहीं लड़ेंगे, लोग रोने लग गए, इस कदर की मोहब्बत थी। तो शालीनता से भी सारे काम हो सकते हैं। सचिन पायलट को आप देखिए, क्या कद है उनका, क्योंकि उन्होंने अपनी कभी शालीनता नहीं छोड़ी, धैर्य नहीं छोड़ा। उनको नाकारा, निकम्मा, कोरोना बहुत कुछ बोला गया, उन्होंने पलट के वापस कभी जवाब नहीं दिया, निष्ठा पूरी दिखाई, अपना लगातार धैर्य से काम करते रहे। ये क्वालिटीज चाहिए जो जाट कौम के लीडर्स में फिलहाल नहीं देखने को मिल रही। जी, और कहीं ना कहीं शालीनता और नैतिकता के साथ साथ कर्तव्य निष्ठता के साथ अगर राजनीतिक धर्म का पालन किया जाता रहेगा, तब ही आपको इतिहास में याद किया जाता है। आप एक इतिहास लिख पाते हैं, तब आपकी भविष्य पीढ़ी आपको याद करेगी। और जाट हो चाहे से दूसरे कौम के नेता हो, एक जब राजनेता के तौर पर आप अपनी शख्सियत को बनाते हैं, तो कुछ नियम हैं जो आपको उनको फॉलो करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भविष्य पीढ़ी या फिर आपको इतिहास से जोड़कर याद किया जाए हमेशा, वो यहाँ पर मिसिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे से वो हनुमान बेनीवाल हो, या फिर हो हरीश चौधरी, या फिर हो तमाम वो जाट नेता जो एक दूसरे को षड्यंत्रों में फंसाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना इसमें अब और चाहते हैं। नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह, जो कि पूरे भरतपुर में जिनका एक वक्त पर सिक्का चलता था, आज वो अपनी इन्हीं सब तरीकों की वजह से पूरी तरह से राजनीति से बाइकॉट किए जा चुके हैं। उनके खुद के पुत्र जो हैं वो उन्हें बाइकॉट कर चुके हैं। तो समझना पड़ेगा हमें कि जाट कौम की राजनीति में अच्छी हिस्सेदारी अगर चाहिए, तो हमें और हेमाराम चौधरी चाहिए, और बदजुबानी से सबको बचना पड़ेगा। तो ये तो थी इस मुद्दे पर हमारी राय। आपकी क्या है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।